बांटने के मौके पर क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा 35 वार्ड में जो संगठन है उसका एक वार्ड का ऑफिस का उद्घाटन है। यहाँ से जहाँ जहाँ वार्ड में हमारे ऑफिस खुलते जा रहे हैं वहाँ हमारी चुनाव की प्रक्रिया का एक ही चरण है कि जब तक हमारा ऑफिस नहीं खुलेगा, जब तक हमारे सारे पदाधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक वहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो आपकी विधानसभा का ये वार्ड पूरी तरीके से डिक्लेयर्ड है कि हम लड़ेंगे इसको। तो जो चुनाव लड़ने के लिए जितने भी चीजों की जरूरत है उसमें एक ऑफिस भी चाहिए, तो ये आज उस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। दूसरी बात, अगर आप कल हमारे एनडीएमसी जोन 2 के कार्यकर्ता सम्मेलन में रहे हो या आपने वीडियो देखा हो, तो हमारे दिल्ली के जो हमने 4 जोन में बांटा है उसमें एक जोन का आधा जोन यानी 8वें हिस्से का कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। तो वहां से और यहाँ से आप ये हम आपको बताना चाहते हैं कि मजलिस पूरी ताकत से एमसीडी का चुनाव लड़ेगी और जितना रेस्पॉन्स हमें पब्लिक से मिल रहा है उससे हमें उम्मीद है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कैसे दूर करेंगे? जिस तरह से कहा जाता है कि एमएलएम जो है बीजेपी की बी टीम और उन्हीं इलाकों में चुनाव लड़ती जहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, बाकी इलाकों में तैयारी नहीं करेगी, कैसे दूर करेंगे जनता का विरोध? देखिए, मजलिस 63 साल से हैदराबाद की खिदमत कर रही है। वहां पे भी उन्हीं इलाकों में लड़ती है जहां पे मुस्लिम और दलित बहुल है। वहां पे भी 200 से ऊपर वार्ड है, लेकिन 44 वार्ड में लड़ती है और 43 जीत जाती है। तो दिल्ली में भी हम वही मॉडल लेकर आ रहे हैं। हमारा पूरी दिल्ली से इतना सरोकार नहीं है जितना वो इलाके जहां पे मुस्लिम और दलित बस्तियां हैं। इत्तेफाक से मुस्लिम और दलित बस्तियां ही गरीब हैं, वही अनथराइज हैं, उन्हीं में सुविधाओं का अभाव है, वही जगह हमारा टारगेट है। तो इसलिए कोई हमें कुछ भी कहे, हम उन इलाकों की खिदमत करके रहेंगे। यहाँ की आपको इसका जवाब दे देगी कि आखिर वो कितनी मोहब्बत से हमें नवाज रही है, कितनी खुलूस से हमारे साथ पेश आ रही है और कितनी बड़ी तादाद में आ रही है। इसका मतलब ये जो फॉल्स नैरेटिव है जो नाम नयाज सेकुलर पार्टियों ने फैला रखा है, क्योंकि उनका बंधुआ वोट जो मुसलमान है वो चला जाएगा उनके हाथ से, इसलिए वो ये झूठ फैलाते हैं कि मजलिस के लड़ने से कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी या ये किसी और पार्टी के एजेंट। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे साफ तौर पे जो एमसीडी के लिए हैं, पहले नंबर पे साफ सफाई, दूसरे नंबर पे शिक्षा, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य, चौथे नंबर पे जो बीमारी से लड़ने के जो प्रावधान यानी प्रिकॉशंस होते हैं वो, उसके बाद हमें जो चूंकि मुस्लिम और दलित इलाकों में एक और बीमारी है, वो बीमारी है सुरक्षा की है। उनकी जो सुरक्षा की भावना उनमें नहीं है, उस सुरक्षा की भावना को जगाना और सरकारों को चेताना कि इन इलाकों को इतना इस तरीके से डील करें ताकि इन इलाकों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। ये भी अपने आप को उतने ही इज्जतदार शहरी समझे हिंदुस्तान के जिस तरह से दूसरे इलाकों के लोग समझते हैं। ये जो मुद्दे आपने बताए हैं ये सच्चू है, साफ सफाई और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मेरी नजर में सब्जी बन चुके हैं। लेकिन आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? क्या विपक्ष की भूमिका आपके क्षेत्र में निभाएंगे? जैसे कि अभी कांग्रेस ने पोल खोल यात्रा चलाई है, वो भी एक दिन चलाकर अपने घर में बैठ गई है, यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान है। आपके इस क्षेत्र के जो नेता हैं या पार्टी के कार्यकर्ता कहूँ या पदाधिकारी कहूँ, मैं फिर वही शब्द दोहराऊंगा जो कुछ दिन पहले दोहराए थे कि दीवारों पर तो चस्पा नजर आते हैं मगर जमीन पर कहीं विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आती। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो जनता पसंद कर रही है देश की, उसकी वजह यह है कि वे विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर लोकल के आदमी विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे तो क्या आपको? नहीं, देखिए, ये जो आज मजमा है और जो यहाँ के लोगों ने ये आज ऑफिस खोला है, तो ये जाहिर बात है कि उनकी वो एक्टिवनेस है, वो इलाके में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, इसीलिए खोला है। दूसरी बात, हम विपक्ष की भूमिका निभाने नहीं आएंगे। हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम सत्ता में हिस्सेदारी लें। हम तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि कोई सरकार ही नहीं बनेगी बिना हमारे। जब सरकार को हमारी जरूरत होगी तो जाहिर बात है हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने मुद्दों पे करेंगे। जिस तरीके से हम हैदराबाद में काम करते हैं उसी तरीके से दिल्ली में काम करेंगे। अब आ जाइए मुद्दों की बात जो आपने जनरल कही। देखिए, बात तो जनरली कही जाती है कि हमें पहले सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य में बात करनी है। अब जब माइक्रो डिटेलिंग में जाएंगे
तो मैंने जैसे अभी अपनी तकरीर में कहा कि सबसे पहला हमारा काम ये हो गया कि मुस्लिम और दलित बस्तियों में चाहे किराए की ही बिल्डिंग पे बने 250 प्राइमरी स्कूल दिल्ली की अनथराइज कॉलोनियों में बने, ताकि गरीब आवाम को फ्री शिक्षा उनके डोर स्टेप पे मिल सके, कम से कम प्राइमरी लेवल की तो मिल सके। दूसरे नंबर पे यही हम मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पेश करेंगे कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की पौष इलाकों में बन रही है, उससे ज्यादा यानी उससे 10 गुनी अनथराइज इलाकों में जरूरत है, क्योंकि पौष इलाकों में इलाके बड़े लेकिन आबादी कम है, अनथराइज इलाकों में इलाके छोटे लेकिन आबादी बहुत है। अब जब बीमारी जो होती है वो तो इंसानों में होती है ना, तो उसके नंबर ऑफ मोहल्ला क्लिनिक बढ़ जानी चाहिए या पॉली क्लिनिक बढ़ जानी चाहिए, जबकि उसका उल्टा है। अनथराइज इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक पॉली क्लिनिक है ही नहीं, है तो इक्का दुक्का है, तो हम उनको बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं, सफाई कर्मचारी, अगर इन अनथराइज कॉलोनियों में, चूंकि यहाँ कच्ची सड़कें हैं, पुअर ड्रेनेज है, तो यहाँ पे तो और दुगने चाहिए सफाई कर्मचारी जितना पौष इलाकों में जाते हैं। जबकि है क्या कि जितना पौष इलाकों में सफाई कर्मचारी तैनात है, एमसीडी ने इन इलाकों में 1/10 से तैनात किए, और जो तैनात किए वो भी नहीं आते, क्योंकि काउंसलर की खिदमत करके चले जाते हैं, छुट्टी मार लेते हैं। तो इस तरह का जो सूरत हाल है कि न साफ सफाई पे ध्यान है, न स्वास्थ्य पे ध्यान है, न शिक्षा पे ध्यान है, इस तरह की हम वार्डों में व्यवस्था बनाएंगे ताकि हमारा नुमाइंदा इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने को सुनिश्चित करेगा और इलाके को जितना बेहतर बना सकता है उतना बनाए। आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार लेकर आई है उसको लेकर कांग्रेस के बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन एमआईएम की तौर से कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है इस इलाके में, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब आबकारी नीति आई थी, जब आबकारी की 3 हिस्सों में नीति आई, पहले हिस्से में उन्होंने उम्र 21 साल से 18 साल करी, दूसरे हिस्से में उन्होंने ठेकों की संख्या 600 से 900 पहुंचाई, तीसरे हिस्सों में उन्होंने उसकी टाइमिंग बढ़ाई, चौथे हिस्से में उसे फ्री होम डिलीवरी करा, पांचवें हिस्से में उन्होंने और इसको प्रमोट किया कि शराब आम आदमी पिए। हमने इसको हर मोर्चे पे एक बात बताई है, अगर आप हमारी प्रेस रिलीज और हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे आबकारी नीति के खिलाफ, हमने ये बताने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जो आम जन की साथ के नारे पे चुनकर आया था कि मैं गरीबों को अच्छा करूंगा, शराब की नीति के थ्रू ये साबित हो गया कि वो गरीबों का विरोधी है। क्योंकि जब गरीब आदमी शराब पीता है तो सबसे पहले वो जुल्म अपने औलाद पे, अपनी बीवी पे करता है, अपनी गाड़ी कमाई जो उसके बच्चों पे खर्च होनी थी वो शराब में लुटा देता है, और वो अपनी सेहत इतनी खराब कर लेता है कि वक्त से पहले ही वो अपने बच्चों को यतीम कर देता है। इस तरह से सरकार अगर शराब की नीतियों को बढ़ावा करने लगे तो वो तो जन विरोधी सरकार है। और दूसरे नंबर पे जो दिल्ली सरकार यानी जो केंद्र सरकार है जिसके पास 75% उसके अधिकार है दिल्ली पे, वो एक तरफ तो गुजरात में शराबबंदी करती है, बिहार में शराबबंदी करती है, लेकिन दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने में साथ है। तो ये नूरा कुश्ती है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की, दोनों मिलके शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि शराब माफियाओं से जो उनको पैसा मिल रहा है वो उनको अपनी जेबें भरने में और अपनी चेलों की जेबें भरने में काम आ रहा है। हमें और आपको ये सब बताने की जरूरत है आम पब्लिक को कि जो सरकार अगर शराब को बढ़ावा दे तो आप समझ लीजिए कि वो आम गरीबों की दुश्मन है, वो सरकार गरीब दुश्मन है। इसलिए ये मजलिस का नारा भी है और मजलिस का पैगाम भी है कि अरविंद केजरीवाल ने ये गरीब हिंदुस्तानियों से, गरीब दिल्ली वासियों से दुश्मनी की। दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? दिल्ली में हम अभी 70 सीटें हमने आइडेंटिफाई की है, उनमें हमारी तैयारी चल रही है। उसमें जो भी दलित बहुल या मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन सब पे इंशाअल्लाह हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। बाकी देखिए, ये दिल्ली प्रदेश का अपना आंकड़ा है, इसकी जो फाइनल मंजूरी है वो तो हमारे आला कमान करेंगे। जो भी बैरिस्टर साहब या हैदराबाद से हमारे लिए आदेश आएगा हम उसको पालन करेंगे। दलितों को भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ या पहले इस काम को निपटाओ या बात जनाब। मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का